इस चित्र में ये नॉर्मल दर्शाया गया है। इस चित्र में अगर आप देखेंगे तो यहाँ प्रोस्टेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और ये मूत्र मार्ग को दबा रहा है। बाकी अंग सिंपल दिखाया गया है। अब प्रोस्टेटाइटिस, जैसा मैंने समझाया कि प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन हो जाता है, तो जब प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन के कारण कोई सूजन बनती है तो अपने आप ही मूत्र मार्ग को दबाना शुरू करती है। अगर यूरिन नॉर्मल जो पास करने की टेंडेंसी है कम हो जाए या बढ़ जाए तो क्या हम समझ सकते हैं कि प्रोस्टेट में इन्फेक्शन है? और सेम अगर यूरिन पास करते वक्त बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो तब, और अगर हमारे यूरिन का कलर बदलने लगे, और अगर यूरिन पास करते वक्त उसमें पस सेल्स आने लगे तो, या वाइट डिस्चार्ज जैसा कुछ, ये एक इशारा है। और यूरिन अगर पास कर रहा है कोई तो उस वक्त दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये भी एक इशारा है जी। अगर पेशाब करते समय दर्द हो रहा है, जलन के अलावा भी अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि शरीर के अंदरूनी हिस्से में प्रोस्टेट के रीजन से कहीं दर्द आ रहा है या लैट्रिन के रास्ते गुदा द्वार के आसपास कहीं दर्द हो रहा है, तो ये लक्षण प्रोस्टेटाइटिस की तरफ ज़्यादा झुकाव रखता है। सबसे पहले तो क्रैनबेरी का जूस पी लेते हैं कि उससे जो इन्फेक्शन है वो निकल जाएगा। कई लोग मूली के पत्तों का जूस बना करके पीते हैं, उसको गर्म, मतलब उसको पानी में उबाल करके पीते हैं। अगर हम क्रैनबेरी जूस की बात करें तो क्रैनबेरी जूस में ये पदार्थ पाए गए हैं जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं। तो क्रैनबेरी जूस की अगर हम बात करते हैं तो उसको लेना तो, हालांकि आजकल क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट से बनाई गई कुछ मेडिसिन भी आती हैं जो कि यूरोलॉजिस्ट या फिजिशियन आपको प्रिस्क्राइब करेंगे एक्टिव फेज आपका कंप्लीट होने के बाद। तो लैपटॉप गोद में लेके बैठना, लंबे समय तक हीट जारी होती है वहाँ पे, तो ये मेल्स के लिए सही है या बिल्कुल नहीं, ये सही नहीं है एक्चुअली में। लंबे समय तक बैठने से, चूँकि हम जिस हिस्से में बैठते हैं, अगर देखा जाए शारीरिक संरचना के हिसाब से तो हमारा प्रोस्टेट ग्रंथि वहीं पाई जाती है। एग्जैक्टली। तो प्रोस्टेट पे दबाव रहता है, प्रोस्टेट पे दबाव रहेगा तो उसका ब्लड सप्लाई अच्छा नहीं रहेगा, तो वो इन्फेक्शन के लिए प्रोन रहेगा। तो ऐसे लोगों में प्रोस्टेटाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, आपने बताया कि लैपटॉप ले लेते हैं, वो गोद में रख के बैठते हैं, तो इसका असर प्रोस्टेट पे तो पड़ता ही पड़ता है, साथ में आपके जो जेनिटल्स हैं, आपके टेस्टिस हैं, अंडकोश हैं, उसमें भी पड़ता है। क्या यूरिन पास करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो रही है, पेन हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन जैसी फील आ रही है, या यूरिन का कलर चेंज हो गया है, और अगर आप इसे नॉर्मल यूटीआई समझकर इग्नोर कर रहे हैं तो प्लीज़ रुक जाइए। हो सकता है ये प्रोस्टेट का इन्फेक्शन हो, जिसे मेडिकल टर्म्स में प्रोस्टेटाइटिस भी कहा जाता है। अब ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स क्यों हो गई मुझे, ये तो बूढ़े लोगों की बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोस्टेट का जो इन्फेक्शन है वो यंगर जनरेशन को भी अफेक्ट कर सकता है। इसलिए हमने भी इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया है जिसमें हम प्रोस्टेट इन्फेक्शन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जान समझ सके और उसके बारे में लोगों में अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके कि आखिर ये प्रॉब्लम है क्या, कितनी सीवियर हो सकती है, समय पर इलाज कितना ज़रूरी है और लक्षण पहचानना कितना ज़रूरी है हम सबके लिए। जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हुए हैं डॉक्टर अंकुर भटनागर, जो कि सीनियर कंसल्टेंट और हेड हैं यूरोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट सर्वोदय हेल्थ केयर में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम कोशिश करेंगे आपके जरिए इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और इन्फॉर्मेशन पहुँचा सके। सबसे पहले डॉक्टर, हम यही चाहते हैं कि कई लोग प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट और प्रोस्टेट इन्फेक्शन तीनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक हमें बेसिक डिफरेंस बता दीजिए कि तीनों में क्या है। देखिए, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, जिसे हम बीपीएच भी कहते हैं आम भाषा में, उसमें एक एज रिलेटेड प्रोसेस के कारण प्रोस्टेट के जो कोशिकाएं या सेल्स होते हैं, है ना, वो नॉर्मली संख्या में बढ़ जाते हैं, जिससे कि एक नॉर्मल एनलार्जमेंट होता है। इसमें किसी तरह के कैंसर की कोई संभावना नहीं होती है। वहीं दूसरी ओर प्रोस्टेट कैंसर जो बीमारी है वो किसी भी शरीर के अंग के कैंसर की तरह, उसमें जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनका अनरेगुलेटेड डिवीजन यानी विभाजन शुरू हो जाता है। अच्छा। तो इससे वो उस एरिया में भी कोई गठान जैसी तो बनाती है, साथ में उसके दूसरे अंगों में भी फैलने की संभावना रहती है। वहीं तीसरा, अगर हम देखें प्रोस्टेटाइटिस जिसकी हम बात करते हैं, तो वो एक प्रोस्टेट ग्रंथि की सूजन है जो कि इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण बनती है। ओके। तो ये प्रोस्टेट इन्फेक्शन जो है, इसमें अक्सर सिम्टम्स वाइज लोग यूटीआई से कंफ्यूज कर जाते हैं। तो हम पहले ना लक्षणों की ही बात कर लेते हैं कि प्रोस्टेट में अगर इन्फेक्शन हो गया तो लक्षण किस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं। हम एक एक करके आपसे पूछेंगे, तो आप प्लीज बताइएगा कि क्या ये एक इन्फेक्शन का साइन हो सकता है कि नहीं। सबसे पहले, अगर यूरिन नॉर्मल जो पास करने की टेंडेंसी है कम हो जाए या बढ़ जाए, तो क्या हम समझ सकते हैं कि प्रोस्टेट में इन्फेक्शन है? बिल्कुल। यूरिन पास करने की जो फ्रीक्वेंसी है, जितनी बार आप यूरिन पास करने जा रहे हैं, वो यूटीआई में भी बढ़ती है और वो प्रोस्टेटिक इन्फेक्शन में भी बढ़ती है। पुरुषों में विशेषकर ये ध्यान रखना होता है कि किसी भी यूटीआई को आगे चल के प्रोस्टेटाइटिस में वो कॉम्प्लिकेट हो सकता है।
तो जब भी कभी इस तरह के लक्षण आते हैं हमें तुरंत उसके बारे में ध्यान देना चाहिए। ओके। और सेम अगर यूरिन पास करते वक्त बहुत ज्यादा जलन महसूस हो तब? जी बिल्कुल। जैसे कि बार बार पेशाब जाने की जो फीलिंग होती है उसके साथ साथ अगर पेशाब में कोई इन्फेक्शन बन रहा है तो फिर आपको एक पेशाब में जलन का सिम्टम भी आना शुरू होता है, जो कि यूटीआई साथ साथ प्रोस्टेटाइटिस का भी लक्षण हो सकता है। इसमें ना डॉक्टर कई बार लोगों को अर्ज होता है कि हाँ वॉशरूम जाना है, बट जब वो बैठने की कोशिश करते हैं या यूरिन पास करने की कोशिश करते हैं तो यूरिन निकल नहीं पाता है। जी ऐसा लगता है कि अंदर ही है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, लेकिन यूरिन है, ये समझ में आ रहा है कि यूरिन पास करना है। तो ये फिर क्या है, प्रोस्टेटाइटिस का एक लक्षण हो मोटे सकता मोटे है? तौर पे ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें कि हमारा यूरिनरी ब्लैडर, जिसको हम मूत्राशय भी कहते हैं, उसमें सूजन और इन्फेक्शन के कारण बनता है कि जैसे ही हमको यूरिन का फीलिंग आता है तो हमें लगता है कि तुरंत जाना चाहिए, हम उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई बार ये सिम्टम तब भी आ जाता है जबकि बहुत अमाउंट ऑफ यूरिन हमारे पेशाब की थैली में नहीं हो। अच्छा। तो ये कंटिन्यूस अर्ज की तरह प्रेजेंट करता है। ये प्रोस्टेटाइटिस के पेशेंट्स में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन आमतौर पे ये लक्षण जो है वो सिस्टाइटिस यानी कि पेशाब की थैली की सूजन में ज्यादा देखने को मिलता है। ओके। और अगर हमारे यूरिन का कलर बदलने लगे तो क्या ये प्रोस्टेटाइटिस की तरफ बिल्कुल, इशारा है? अगर यूरिन का कलर बदल रहा है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हुआ हो, जिस कारण से जो प्रोस्टेट में पाई जाने वाली नसें होती हैं वो सूज जाती हैं, कई बार वो ब्लीड करती हैं, तो उसमें से एक लाल रंग का कलर भी आना शुरू हो जाता है। कई बार यूरिन में इन्फेक्शन इतना सीवियर हो जाता है कि हमें एक गाढ़ा मवाद सा भी पेशाब में आना शुरू होता है। अच्छा। तो कई बार रंग उसके कारण से भी बदल सकता है। और अगर यूरिन पास करते वक्त उसमें पस सेल्स आने लगे तो, या वाइट डिस्चार्ज जैसा जी। कुछ, ये एक इशारा है? बिल्कुल। हम यूरिन इन्फेक्शन को डायग्नोस करने के लिए जो यूरिन का टेस्ट कराते हैं उसमें हम पस सेल्स की मात्रा को ही देखते हैं। अगर यूरिन की रिपोर्ट में आपके पस सेल्स आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है। हो सकता है कि वो प्रोस्टेटाइटिस ना हो शुरुआत में, लेकिन ये कंफर्म हो जाता है कि आपको यूरिन में इन्फेक्शन हुआ है। आमतौर पे जो पेशाब के रास्ते के द्वारा या मूत्र मार्ग के द्वारा जो मवाद आता है या पस आता है, वो कहीं ना कहीं आपका मूत्र मार्ग के इन्फेक्शन को भी दर्शाता है, जो कि आमतौर पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में होता है। अच्छा, ओके। और यूरिन अगर पास कर रहा है कोई तो उस वक्त दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये भी एक इशारा है? जी, अगर पेशाब करते समय दर्द हो रहा है, जलन के अलावा भी अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि शरीर के अंदरूनी हिस्से में प्रोस्टेट के रीजन से कहीं दर्द आ रहा है या लेट्रिन के रास्ते गुदाद्वार के आसपास कहीं दर्द हो रहा है, तो ये लक्षण प्रोस्टेटाइटिस की तरफ ज़्यादा झुकाव रखता है। सादा यूटीआई में इस तरह के सिम्टम्स कम पाए जाते हैं। और अगर ब्लड आने लगे तो हमारे यूरिन बिल्कुल, अगर ब्लड आता है तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। यंग एज में आमतौर पर प्रोस्टेटाइटिस एक मुख्य कारण है। उम्र के साथ साथ नॉर्मल प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट हो, प्रोस्टेट में कोई कैंसर हो या सीवियर इन्फेक्शन हो, वो भी ब्लड का कारण हो सकता है। यंग एज की बात कही आपने, तो किस एज तक आप उसको यंग कंसिडर करते हैं? देखिए 50 इयर्स तक जो है हम उसको यंग कंसिडर करते हैं, और 50 इयर्स से कम लोगों में प्रोस्टेटाइटिस का इंसिडेंस ज़्यादा होता है। इन सारी यूरिनरी सिम्टम्स के साथ अगर किसी को बुखार बहुत ज्यादा आने लगे, फीवर चिल्स कहते हैं, या पसीना बहुत ज्यादा आने लगे, तो क्या ये एक स्पेसिफिक संकेत है प्रोस्टेटाइटिस का? बिल्कुल, अगर यूटीआई में अगर आपको सिंपल नॉन कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर है और उसमें आपको अगर बुखार आ जाता है या ठंड लग के बुखार आता है, तो कहीं ना कहीं ये सीवियर एक्यूट यानी कम अवधि की सीवियर प्रोस्टेटाइटिस दर्शाता है। और ऐसे केसेस में कई बार ऐसा हो चुका होता है कि प्रोस्टेट में मवाद भी बनना शुरू हो जाता है, जिसे हम प्रोस्टेटिक एब्सेस कहते हैं। अच्छा। तो अगर किसी को फीवर आ रहा है और बुखार के साथ अगर ठंड भी लग रही है, तो हमें ज्यादा सीवियर डायग्नोसिस की तरफ ध्यान रखना चाहिए, उसको मिस नहीं करना चाहिए। अगर फ्लो भी कम हो जाए पहले से तो, या ड्रॉप्स में आने लगे? बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे मैंने बताया, प्रोस्टेटाइटिस होती ही है प्रोस्टेट ग्रंथि की सूजन। जब वो सूज जाती है तो वो मूत्र मार्ग को दबाती है, कंप्रेस करती है, तो पेशाब का फ्लो भी कम होता है। ब्लैडर इरिटेबिलिटी होने के कारण हमें बार बार पेशाब जाने की फीलिंग होती है, लेकिन वॉल्यूम इतना होता नहीं है, तो हम कई बार उतना अच्छे से फ्लो से पेशाब नहीं भी कर पाते हैं। ओके। इसमें ना हम चाहते हैं एक बार आप प्रोस्टेटाइटिस यानी कि प्रोस्टेट का इन्फेक्शन और यूटीआई दोनों के सिम्टम्स को एक बार बता दीजिए, दोनों में लक्षण हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये लक्षण स्पेसिफिकली दिख रहे हैं तो प्रोस्टेट का इन्फेक्शन है, और ये दिख रहे हैं तो यूटीआई है। जी देखिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आमतौर पे पेशाब की थैली में इन्फेक्शन होता है, जो कि फिर आगे चल के किडनीज में या प्रोस्टेट में एक्सटेंड करता है। अगर हम बात करें दोनों लिंगों में, मेल्स और फीमेल्स में, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन दोनों में ही पाया जा सकता है। और इसमें जो मोस्ट कॉमन सिम्टम, जो हम इसको आम लक्षण जो कहते हैं, वो होते हैं पेशाब में जलन होना, बार बार पेशाब का आना, एक कंटिन्यूस अर्ज बना रहना कि आपको पेशाब आएगी, और जब भी आप पेशाब करके हटते हैं तो आपको लगता है कि मैं दोबारा करूं। ठीक है, इसके अपोजिट अगर हम देखते हैं कि जब भी किसी अंग में यानी प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो जाता है या किडनीज में इन्फेक्शन होता है, तो ऐसे केसेस में बुखार का आना, जो कि ठंड के साथ यूजुअली आता है, जो एक पिक्चर बनाता है,
इसके साथ में आपको पेट के नाभि के नीचे के हिस्से में पेट के दर्द का होना, जहाँ लेट्रिन का रास्ता है उसके आसपास दर्द का होना, एक लगातार भारीपन महसूस करना और पेशाब के लक्षणों में वृद्धि होना देखा गया है। ओके, तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं हम इसको आइडेंटिफाई कर बिल्कुल। सकते हैं। सबसे ज़रूरी सवाल कि अगर ये लक्षण किसी भी मर्द में दिखाई दे, किस डॉक्टर के पास जाएं? देखिए, अगर आपको लगता है कि इस तरह के लक्षण आपको आ रहे हैं तो आपको सीधे किसी यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कई बार हम चीज़ों को इग्नोर करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं और फिर उसमें प्रोस्टेट के उसमें सब्सटेंस में मवाद वगैरह बनने की संभावना रहती है, जो कि क्लियर कट एक मेडिकल से सर्जिकल इंडिकेशन की तरफ जाता है। हाँ। तो अगर हम इस चीज़ को इग्नोर करेंगे तो बीमारी बढ़ेगी और आगे चल के हमें सेप्सिस होने की संभावना बढ़ती है। सेप्सिस क्या होता है? सेप्सिस में बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है जो कि सीवियर इन्फेक्शन के अगेंस्ट आता है, और ऐसे में बहुत ज़्यादा आपको वीकनेस महसूस होती है, लंबे समय तक फीवर आता है और आपको हो सकता है हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़े। अच्छा, तो जी। मतलब इसको इग्नोर ना करें। जी जी इसमें ना डॉक्टर कई सारे लोग खुद से ही पहले घरेलू नुस्खे अपना लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं तब जाकर के डॉक्टर के पास जाएंगे। कुछ होम रेमेडीज जब हम इस पॉडकास्ट की तैयारी कर रहे थे तो मैंने देखा कि लोगों ने अपनाए हुए हैं। सबसे पहले तो क्रैनबेरी का जूस पी लेते हैं कि उससे जो इन्फेक्शन है वो जी, निकल जाएगा। जी। कई लोग मूली के पत्तों का जूस बना करके पीते हैं, उसको गर्म मतलब उसको पानी में उबाल करके पीते हैं। और बहुत सारे लोग रेगुलर बेसिस पे नींबू पानी पीना शुरू कर देते हैं कि टॉक्सिन्स निकल जाएंगे जी। तो इन्फेक्शंस नहीं होंगे। जी। ये सारे घरेलू नुस्खे क्या सच में काम आते हैं? देखिए, एक्चुअली में जब आपको इन्फेक्शन हो चुका है तो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया अंदर पहुंच चुके हैं शरीर के, हाँ। तो हर हाल में आपको उन बैक्टीरिया को मारना जरूरी है। उसके लिए आपको एक एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, तो आपको किसी यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। करेक्ट। अगर हम क्रैनबेरी जूस की बात करें तो क्रैनबेरी जूस में ये पदार्थ पाए गए हैं जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं। तो क्रैनबेरी जूस की अगर हम बात करते हैं तो उसको लेना तो समझदारी है, लेकिन उसको सिर्फ अपने हिसाब से ले लेना कि शायद मुझे यूटीआई होगा और मैं क्रैनबेरी पी लूंगा तो मुझे आसान, मतलब अब मुझे लक्षण भी इंप्रूव हो जाएंगे, मैं ठीक भी हो जाऊंगा, ये समझदारी की बात नहीं है। इसके अपोजिट अगर हम बात करते हैं, नींबू पानी की बात करते हैं या मूली के पत्तों की बात करते हैं, तो उनके बारे में ऐसी कोई रिसर्च पब्लिश नहीं हुई है। हाँ, नींबू पानी पीने से आप हाइड्रेटेड रह सकते हैं, लेकिन उसका प्रोस्टेटाइटिस के ठीक होने से या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ठीक होने से कोई संबंध नहीं पाया गया है। डॉक्टर, इतना तो आई थिंक मतलब मुझे आइडिया है कि क्रैनबेरी इंडिया में तो नहीं मिलता जी। है, तो क्रैनबेरी जूस जो होता है वो मोस्टली हमें पैकेज्ड मिलता जी, है। जी। बट उस पैकेज जूस में प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स, जी। कई बार शुगर्स भी मिले होते हैं। जी। तो ऐसा क्रैनबेरी जूस पीने से हो जाएगा इन्फेक्शन ठीक, या और वर्स कर सकता है? देखिए, मजबूरी यही है कि हमें उसी पे ही निर्भर रहना है। हालांकि आजकल क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट से बनाई गई कुछ मेडिसिन भी आती हैं जो कि यूरोलॉजिस्ट या फिजिशियन आपको प्रिस्क्राइब करेंगे एक्टिव फेज आपका कंप्लीट होने के बाद। तो अच्छा। शुरुआत में तो ट्रीटमेंट प्राइमरली एंटीबायोटिक से ही रहेगा, लेकिन जब आप एंटीबायोटिक बंद करेंगे तो लंबे समय तक आपको कोई रिकरेंट यानी दोबारा से कोई इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए क्रैनबेरी के कुछ एक्सट्रैक्ट्स की टैबलेट्स आती हैं, वो यूरोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। हम चाहते हैं ना कि एक बार आप मॉडल के जरिए ये जी। जरूर बता दें कि नॉर्मल प्रोस्टेट कैसा दिखता है और जी। प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो जाए तो वो कैसा दिखता जी है। जी देखिए, ये एक मॉडल है जिसमें हमें कि नीचे का हमारा, एक सेकंड, थोड़ा सा और ऊपर। हाँ, इस मॉडल में हमारा नीचे का जो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट है वो नज़र आ रहा है। ये जो है ये हमारा पेशाब की थैली यानी मूत्राशय है। ये पेशाब का रास्ता मूत्रमार्ग इसमें से होके जा रहा है, और ये जो आपको अंग दिख रहा है ये प्रोस्टेट है। ठीक है, इस चित्र में ये नॉर्मल दर्शाया गया है। इस चित्र में अगर आप देखेंगे तो यहाँ प्रोस्टेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और ये मूत्रमार्ग को दबा रहा है, बाकी अंग सिंपल दिखाया गया है। अब प्रोस्टेटाइटिस, जैसा मैंने समझाया कि प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन हो जाता है, तो जब प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन के कारण कोई सूजन बनती है तो अपने आप ही मूत्रमार्ग को दबाना शुरू करती है। तो कई बार हम ऐसा महसूस करते हैं कि जो सिम्टम्स प्रोस्टेटाइटिस के आ रहे हैं शुरू में, वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के हो सकते हैं। तो कुछ केसेस में देखा गया है कि लोग इसको कंफ्यूज करते हैं, उम्र का तकाजा मान लेते हैं और इग्नोर करते हैं। लेकिन जो प्रोस्टेटाइटिस के सिम्टम है उसमें साथ में आपको इरिटेटिव सिम्टम्स भी एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि बार बार पेशाब जाना, पेशाब में जलन होना, लैट्रिन के रास्ते आपको दर्द होना, पेट के नीचे के हिस्से में आपको दर्द होना, एक लगातार भारीपन महसूस होना और बुखार और ठंड लगना। तो इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए और उसको नॉर्मल बढ़त से कंपेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा जो है प्रोस्टेट इन्फेक्शन जो है इस तरीके से दिखाई देता है। इसमें जो लोग प्रोस्टेट इन्फेक्शन के शिकार हो जाते हैं, तो जब आपके पास आते हैं तो क्या कुछ ग्रेडिंग के हिसाब से देख करके आप उनका ट्रीटमेंट करते हैं कि इनमें इस हिसाब का इन्फेक्शन है, या तो इस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा? देखिए, प्रोस्टेटाइटिस को दो हिस्सों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो जो अचानक से प्रेजेंट करता है, जो एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस हम इसको कहते हैं, वो मेनली इन्फेक्शियस होता है। अगर उसका इलाज प्रॉपरली नहीं लिया जाए या जितना रिकमेंडेड है लंबा इलाज ना लिया जाए
तो वो एक क्रॉनिक कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें कि आपको बुखार वगैरह जैसे लक्षण आना या सीवियर सिम्टम्स आना तो बंद हो जाते हैं, लेकिन जो इरिटेटिव सिम्टम्स होते हैं कि पेशाब करते समय एक भारीपन महसूस होना, पेट के नीचे के हिस्से में आपको भारीपन महसूस होना, लैट्रिन के रास्ते आपको भारीपन महसूस रहना, बार बार पेशाब की फीलिंग आना, पेशाब का फ्लो कम हो जाना, ये आपको लंबे समय तक बने रहते हैं और फिर इसका ट्रीटमेंट जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं रह जाता है। अच्छा, जी। ठीक है। अगर किसी ने समय रहते इन लक्षणों को पहचान लिया है, आपके पास आ रहे हैं, हम्म। तो जो दवाइयाँ हैं वो एग्जैक्ट कितने समय के लिए दी जाती हैं कि हील हो जाए और ये प्रॉब्लम इन्फेक्शन खत्म हो जाए? जी, देखिए प्रोस्टेट एक ऐसा अंग है कि जिसके सब्सटेंस में यानी गूदे में एंटीबायोटिक पेनिट्रेशन उतना अच्छा नहीं होता है। हाँ। तो ये रिक्वायर्ड होता है कि हम कभी भी एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट शुरू करते हैं जांचों के हिसाब से, तो उसको एक लंबे समय के लिए दिया जाए। तो आमतौर पे जो रिकमेंडेशन होती है वो होती है कि 3 से 4 हफ्ते कम से कम एंटीबायोटिक कोर्स लिया जाए। जी। और 3 से 4 हफ्ते का ये जो कोर्स होता है, इस दौरान क्या एंटीबायोटिक से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? देखिए आमतौर पे जो एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं वो काफ़ी सेफ होती हैं, लेकिन किसी भी मेडिसिन का हम ऐसा नहीं है कि एंटीबायोटिक का ही कोई साइड इफेक्ट है। बहुत सी सबका ही मेडिसिन होता का है। ऐसा साइड इफेक्ट हो सकता है कि थोड़ा-सा आपको अपच हो सकती है, थोड़ा-सा खाने की भूख कम हो सकती है। अदरवाइज़ मोटे-मोटे तौर पे जो एंटीबायोटिक्स कॉमनली प्रोस्टेटाइटिस में यूज़ की जाती हैं, वो सेफ होती हैं, उनके कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं होते। बहुत सारे लोगों के साथ ये भी धारणाएं रहती हैं कि प्रोस्टेट में अगर इन्फेक्शन हो गया है तो उनकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो हैम्पर हो सकती है इस बात में सच्चाई? जी, बिल्कुल। प्रोस्टेट चूँकि आपका एक एक्सरी सेक्सुअल ग्लैंड है, तो जब भी उसमें इन्फेक्शन होता है, तो एक तो जो सेक्सुअल ड्राइव होती है वो कम हो जाती है, ठीक है? दूसरा, तनाव में भी थोड़ी-सी कमी आ सकती है। जब आप स्खलित होते हैं, एजैकुलेट करते हैं, उस समय पेन हो सकता है, ठीक है? लंबे समय तक अगर प्रोस्टेटाइटिस इन्फेक्शियस कंडीशन बनी रहती है, तो आपके सीमेन क्वालिटी को भी अफेक्ट करती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए कि अगर हम प्रोस्टेटाइटिस की बात करते हैं और अगर लंबे समय तक प्रोस्टेटाइटिस बनी हुई है, हम उसका प्रॉपर इलाज नहीं ले रहे हैं, तो डेफिनिटली वो आपके सेक्सुअल फंक्शन को अफेक्ट करती है। तो अगर जो यंगर जनरेशन के लोग हैं उनकी सेक्सुअल लाइफ इम्पैक्ट होती है इन्फेक्शन की वजह से, तो उसके लिए कोई अलग दवाइयाँ होती हैं या काउंसलिंग? देखिए बेसिकली ये आपके जो सिम्टम्स हैं, उसी में पेशेंट आपके पास आएगा और बताएगा कि मुझे यूरिनरी रिलेटेड समस्याएं तो हो रही हैं, साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय भी मुझे ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हो रही हैं। तो हमें बस उसको काउंसल करना होता है कि ये जो आपके लक्षण आ रहे हैं वो उसके साथ एसोसिएटेड हैं, और आप जो प्रोस्टेटाइटिस का ट्रीटमेंट लेंगे उसमें आपके सेक्सुअल सिम्टम्स अपने आप ही इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। प्रोस्टेटाइटिस के कंप्लीट ट्रीटमेंट के बाद जो भी सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स हैं वो लंबे समय तक नहीं रहते हैं, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं और आप पुनः वैसे हो जाते हैं जैसे आप इन्फेक्शन के पहले थे। कोई टेस्ट होता है डॉक्टर डायग्नोज करने के लिए कि हाँ ये प्रोस्टेट का ही इन्फेक्शन है? देखिए बहुत से टेस्ट बताए गए हैं। प्राइमरली जो प्रोस्टेट में इन्फेक्शन है वो पेशाब के रास्ते पहुंचता है, तो इनिशियल डायग्नोसिस के लिए हम पेशाब की रूटीन और सेंसिटिविटी टेस्ट कराते हैं और साथ में यूरिन का एक कल्चर टेस्ट कराते हैं। ओके। इसकी बेसिस पे हम सिम्टम्स को कोरिलेट करते हैं कि अगर पेशेंट को जो मैंने सिम्टम्स बताए कि फीवर है, ठंड लग के बुखार आ रहा है, नीचे की तरफ भारीपन महसूस हो रहा है, लैट्रिन करते समय दर्द हो रहा है, इजैकुलेशन के समय पेन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें एक दिमाग में चित्र बनता है कि ये प्रोस्टेटाइटिस भी हो सकता है पुरुषों में। अच्छा। तो ऐसे केसेस में हमें लैट्रिन के द्वार के रास्ते यानी गुदा द्वार के रास्ते उंगली से प्रोस्टेट को चेक करना होता है कि क्या उसमें सूजन है, कोई उसमें दर्द तो नहीं है, जो कि एक प्रोस्टेटाइटिस का इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एग्जामिनेशन टेस्ट है। तो वो वैसे ही किया जाता जी, है? वो वैसे ही किया जाता है और उसी समय जब हम प्रोस्टेट को टच कर रहे होते हैं अपनी फिंगर से, उसको हल्का सा मसाज करके जो सिक्रीशंस आते हैं उनको भी हम टेस्टिंग के लिए दे सकते हैं, जो कि हमें और स्पेसिफिकली बताते हैं कि प्रोस्टेट के अंदर इन्फेक्शन है कि नहीं। और ये जो यूरिन कल्चर टेस्ट होता है, तो नॉर्मल जो हम लोग यूरिन टेस्ट जी, देते हैं जी। उसी के जैसा होता बिल्कुल है? बिल्कुल सेम, उसमें कोई ऐसा अलग नहीं है। सेम यूरिन कल्चर टेस्ट जो आप देते हैं वो सेम दिया जाता है। और इसमें कौन सा प्रेफरेबल रहता है यूरिन, मॉर्निंग का फर्स्ट सैंपल या? देखिए मोटे मोटे तौर पे तो मॉर्निंग का फर्स्ट सैंपल ही प्रेफरेबल माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग के सैंपल में ही कीटाणु अगर ग्रो करेंगे। आप दिन में किसी भी समय, क्योंकि हमें ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करना होता है और कल्चर का लिमिटेशन ये है कि वो 48 से 72 घंटे लेता है रिपोर्ट आने में। अच्छा। तो हम जिस समय भी हमको लगता है यूरिन में हमें पेन सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उस समय हम किसी भी समय दिया जा सकता है। ओके। जी। इसके में पीएसए टेस्ट का कोई रोल है या वो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट और कैंसर के लिए ज्यादा मदद देखिए पीएसए जो है वो आमतौर पे 2 या 3 कंडीशंस में बढ़ता है। उसमें से मेजर जो कंडीशन मानी जाती है वो होता है प्रोस्टेट कैंसर। लेकिन प्रोस्टेट के इन्फेक्शन में भी पीएसए बढ़ सकता है। तो हम पीएसए टेस्टिंग सिर्फ एक प्रोग्नोस्टिकेशन के लिए करते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट जो चल रहा है उससे प्रोस्टेटाइटिस आपकी ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन एज सच प्रोस्टेटाइटिस में पीएसए का कोई इंडिकेशन नहीं है। जी। लेकिन अगर फिर भी किसी को समझना हो कि पीएसए टेस्ट होता कैसे है, क्या मार्कर या वैल्यूज देख के हम समझ सकते हैं कि बढ़ा है या घटा है, तो कैसे समझेंगे? देखिए पीएसए जो है एक ब्लड का टेस्ट है ना। दिन में किसी भी समय उसका सैंपल दिया जा सकता है, जैसे नॉर्मल ब्लड टेस्ट के सैंपल दिए जाते हैं।
इसकी जो रिपोर्ट बताई गई है, जो नॉर्मल रेंज बताई गई है, वो 0 to 4 नैनोग्राम पर ml बताई गई है। हर हाल में PSA लेवल इससे नीचे होना चाहिए, जो कि एक नॉर्मल बिनाइन ग्लैंड का होता है। 4 से ऊपर जब वैल्यू जाती है तो हमारे पास एक निदान बनते हैं दिमाग में कि या तो वो प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है या फिर वो प्रोस्टेट में कोई इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है। तो जो हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में रिकमेंड करते हैं या सभी यूरोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं, उसके हिसाब से हमें कभी भी अगर ये संदेह हो रहा है कि इन्फेक्शन का पार्ट हो सकता है तो सिर्फ PSA ना करा के PSA के साथ एक यूरिन रूटीन का टेस्ट जरूर करा लेना दोनों चाहिए। करा लेना जी। चाहिए। और यूरिन जो रूटीन टेस्ट है उसमें भी कुछ आता है मार्कर्स या वैल्यूज? अब वो उसमें हम मैम पस सेल्स हाँ। या फिर ब्लड सेल्स को ही देखना पसंद करते हैं ठीक है। अगर हमें इन्फेक्शन की तरफ जाना है। पैरामीटर्स उसमें काफी सारे होते हैं, लेकिन जो हमें इन्फेक्शन का इंडिकेशन होता है वो पस सेल से ही पता चलता है। ठीक है। जी। डॉक्टर, क्या जो प्रोस्टेट का इन्फेक्शन होता है उसके अलग अलग टाइप्स भी होते हैं? नहीं, ऐसा तो स्पेसिफिक होता नहीं है। है। हम उसको एक्यूट या क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस में भी डिफरेंशिएट वर्गीकृत करते हैं और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट रहता है, उसी हिसाब से पेशेंट के लक्षण होते हैं। अक्यूट और जो क्रॉनिक वाला है, एक बार उसको भी समझा दीजिए कि अक्यूट वाले के सिम्टम्स किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि जी। अचानक हुए, और क्रॉनिक वाला ऑब्वियसली धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, जी, तो जी। उसके लक्षण किस तरीके से देखिए, दिखाई देंगे? एक्यूट जो है वो सिम्टम्स जल्दी आएंगे और सिम्टम्स तीव्र होंगे, सीवियर होंगे, जैसे? है ना। आमतौर पे इसमें आपको बुखार होगा जो कि ठंड लग के आ रहा होगा, बॉडी में वीकनेस होगी, भूख कम हो सकती है। इसके साथ में आपको सीवियर यूरिनरी सिम्टम्स होंगे, जैसे पेशाब करते समय जलन होना, पेशाब करते समय लिंग में या नीचे की तरफ लैट्रिन के रास्ते के आसपास दर्द होना, पेट के निचले हिस्से में एक दर्द बना रहना, ठीक है। इसके साथ में पेशाब में जलन होना, बार बार पेशाब आना, पेशाब का फ्लो कम रहना, ठीक है। ये आमतौर पर लक्षण है एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस के। अगर एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस का ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं लिया जाता है या क्रॉनिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है, 3 महीने के ऊपर अगर सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं, तो हम उसको क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। अच्छा। ऐसे केसेस में जो तीव्र लक्षण है, जैसे बुखार आना, जलन ज़्यादा होना, ये सब नहीं होते हैं। इसके अलावा जो दर्द एक बना रहता है, जिसको हम पेल्विक पेन कहते हैं, वो लगातार बना रहता है। साथ में आपको थोड़े से सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स भी आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा पेशाब की धार थोड़ी सी आपकी स्लो रहती है और लैट्रिन करते समय या पेशाब करते समय एक दर्द का महसूस होता है। ओके, तो ये सारी चीजें हो सकती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। इन्फेक्शन का अगर एक बार इलाज हो गया तो क्या बार बार आ सकता है प्रोस्टेट का देखिए, इन्फेक्शन? हम जो भी इन्फेक्शन एक बार इंट्रोड्यूस होता है, ट्रीटमेंट हम उसका देते हैं, तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि आपको री इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि हम एंटीबायोटिक कोर्स जो देते हैं वो एक लिमिटेड समय के लिए ही देते हैं। तो इसलिए समझाया गया है कि बेटर हाइजीनिक प्रैक्टिसेस का ध्यान रखें, यूरिनरी सिम्टम्स को इग्नोर ना करें, और खासतौर से हम जब सेक्सुअली एक्टिव होते हैं तो प्रिकॉशंस लें। ओके। अगर किसी को नॉर्मल प्रोस्टेट हाइजीन के बारे में समझना हो कि किस तरीके से अपना ख्याल रखें, जो भी मेल हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, सो दैट इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाए, कुछ टिप्स है जो आप उनको एडवाइस करेंगे? देखिए, बहुत तो इसमें नहीं बताने का होता है। खासतौर से बस ये है कि डेली नहाएं, प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन रखें। हम जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो ध्यान रखें कि हम कुछ ना कुछ बैरियर मेथड या कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करें। ध्यान ये रखें कि पार्टनर को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर उनको भी कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसका प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए। आपको कोई लक्षण आ रहा है तो आपका भी प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसके अलावा हेल्दी खाना खाना चाहिए। हेल्दी खाने का मतलब होता है कि खाने में ताज़े फल और पत्तेदार सब्जियां ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा रेगुलर एक व्यायाम का रूटीन होना चाहिए कि कम से कम 30 मिनट आपको दिन भर में एक्सरसाइज करना है, चाहे वो जॉगिंग या ब्रिस्क वॉक क्यों ना हो। जी। डाइट में आपने जो कहा ना डॉक्टर, तो बहुत सारे ऐसे मतलब लोगों का कहना है कि टमाटर में जो पाया जाता है लाइकोप्रोटीन, वो प्रोस्टेट के लिए अच्छा होता है सच्चाई? देखिए, टमाटर में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो ना सिर्फ प्रोस्टेट के लिए बल्कि अपनी बॉडी के सारे अंगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो टमाटर एक ऐसा सब्जी है जिसको कि हमको लेना चाहिए खाने में डेली, ठीक है। इसमें जो तत्व पाए जाते हैं वो और दूसरे सब्जियों के मुकाबले, जैसे ब्रोकली हो गया, स्पिनच हो गया, ये सब हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, हार्मफुल जो इन्फेक्शन है उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं। ओके। जी। ऐसे ही कुछ डाइट में चीजें हैं जो आप लोग रेस्ट्रिक्ट या अवॉइड करने के लिए कहते हैं, जो प्रोस्टेट के लिए अच्छी नहीं है? देखिए, खास तौर से जो बोला गया है कि अगर आपको प्रोस्टेटिक सिम्टम्स आ रहे हैं तो अगर आप कैफिनेटेड ड्रिंक्स जैसे चाय कॉफ़ी अगर ज़्यादा पीते हैं, हाई शुगर कंटेंट वाले जैसे कोल्ड ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हैं, या अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करते हैं, तो आपके जो प्रोस्टेटिक सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये पदार्थ ना पेशाब की थैली को इरिटेट करते हैं। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा रेड मीट खाते हैं उनको भी कहा गया है कि इट्स ऑल्सो, मतलब ये भी एक तरह का इरिटेंट है, तो इसको भी अपनी डाइट में कम से कम रखना चाहिए या पूर्णतः अवॉइड करना चाहिए।
अगर एक बैलेंस डाइट की बात करें जो हमारे प्रोस्टेट के लिए सही हो, तो आप क्या बताना देखिए बैलेंस डाइट में तो वेजिटेरियन डाइट अच्छी है, लेकिन वेजिटेरियन डाइट में भी हमको ताज़े फलों का सेवन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम फ्रूट जूसेस पे लिमिटेड हों, चाहेंगे? और सब्जियां जो हैं वो हमें भरपूर मात्रा में खानी चाहिए। उसमें से खास तौर से जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, एंटीऑक्सीडेटिव चीज़ें हैं, वो ज़्यादा खाना चाहिए। पूरे अनाज जैसे कि गेहूँ, रागी वगैरह भी लेते रहना चाहिए। फैट डाइट कम से कम रखनी चाहिए, जिसमें कि आपका नॉन वेजिटेरियन डाइट आ जाता है, तो इससे वजन भी कंट्रोल रहेगा और आपके प्रोस्टेटिक सिम्टम्स भी कंट्रोल रहेंगे और प्रोस्टेटाइटिस या इन्फेक्शन होने की रिस्क भी कम रहेगी। इसमें ना आपने जो चीज़ कही, तो एक मेरा सवाल ये होगा कि जो प्रोस्टेट की बात होती है तो यूरिनरी सिम्टम्स ज़्यादातर जी, आते हैं। जी। लोगों को लगता है कि हम पानी पीना ज़्यादा कर देंगे हुँ, तो शायद इन्फेक्शन निकल जाएगा। जी। कोई ऐसा मात्रा है, मतलब कोई ऐसी मात्रा है कि हम कितने दिन भर में पानी पिएँ, कितने लीटर में, कितने ग्लासेस, सो दैट मेल्स के लिए प्रोस्टेट में हुँ। इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाए? देखिए, जो मात्रा रिकमेंड की जाती है या अनुशंसा की जाती है, वो रहती है कि करीब आपको दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना ही है। हुँ, इसको हम एक उपयुक्त मात्रा कहते हैं, ये कोई एक्सेसिव या बहुत ज़्यादा पानी नहीं है। लेकिन पानी पीने की जो मात्रा है वो पुरुष या महिलाओं को अपने हिसाब से रेगुलेट करनी चाहिए कि वो किस तरह का काम करते हैं। हुँ, अगर वो फील्ड वर्क में है, हार्ड वर्किंग है, अगर उनको लग रहा है कि वो स्वेट ज़्यादा करते हैं, तो उन्हें हो सकता है पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत पड़े। हुँ, अगर वो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल ऑफ़िस वर्क करते हैं, ठंडे कमरों में रहते हैं, तो हो सकता है उन्हें पानी की मात्रा कम ज़रूरत पड़े। लेकिन हर हाल में 2 लीटर से 3 लीटर का पानी पीने की उनको अपने हिसाब से एक व्यवस्था रखनी चाहिए और इसको फ़ॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली। जिन लोगों की जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या सिटिंग जॉब्स होती है, हुँ, और आजकल जैसे कि जो करियर जिस तरीके के चुने हुँ, गए हैं, हुँ। तो लैपटॉप गोद में जी, लेके जी, बैठना, जी, लंबे समय तक हीट जारी होती है वहाँ पे, तो जी। ये मेल्स के लिए सही है या बिल्कुल गलत है? नहीं, ये सही नहीं है एक्चुअली हुँ, में। लंबे समय तक बैठने से, चूँकि हम जिस हिस्से में बैठते हैं, अगर देखा जाए शारीरिक संरचना के हिसाब से, तो हमारा प्रोस्टेट ग्रंथि वहीं पाई जाती है। एग्ज़ैक्टली। तो प्रोस्टेट पे दबाव रहता है, प्रोस्टेट पे दबाव रहेगा तो उसका ब्लड सप्लाई अच्छा नहीं रहेगा, तो वो इन्फेक्शन के लिए प्रोन रहेगा। हुँ, तो ऐसे लोगों में प्रोस्टेटाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। एग्ज़ैक्टली। हालाँकि ऐसा क्लियर कट नहीं पाया गया है कि लंबे समय तक बैठने से ही आपको प्रोस्टेटाइटिस हो जाएगी, लेकिन एक हुँ, संभावना की बात करें तो वो बढ़ जाती है। ठीक है। पहली चीज़ ये है। दूसरा, आपने बताया कि लैपटॉप ले लेते हैं, वो गोद में रख के बैठते हैं, तो इसका असर प्रोस्टेट पे तो पड़ता ही पड़ता है, साथ में आपके जो जेनिटल्स हैं, आपके टेस्टिस हैं, अंडकोश हैं, उसमें भी पड़ता है। और ऐसा देखा गया है कि रेडिएशन से, हीट से इनफर्टिलिटी के चांस बढ़ते हैं, बिल्कुल। क्योंकि जो सीमेन में शुक्राणु होते हैं, उनका हुँ। प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसमें जो लोग जिनकी सिटिंग जॉब्स हैं, जैसे जी, ड्राइवर्स हो गए या जो लोग लंबे समय तक बैठे 9 टू 5 जॉब वर्कर्स हो जी, गए, तो जी। बहुत कम समय मिलता है उनको उठ करके चलने हुँ, फिरने का। तो कुछ हैबिट्स आप बोलेंगे कि अपनी लाइफ में इनकलकेट कर लीजिए सो दैट प्रोस्टेट पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, जी। इन्फेक्शन के चांसेस कम हो? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि काम तो हम चेंज नहीं कर सकते और बिल्कुल। उसको छोड़ नहीं सकते। तो ऐसा कहा गया है कि अगर हमें लगता है कि हमारा एक लंबी सिटिंग वाला जॉब है, तो कोशिश ये की जाए कि हर 20 टू 30 मिनट्स हुँ, थोड़े समय के लिए खड़े हों। बहुत लंबा घूमने की ज़रूरत नहीं है, अपने केबिन में ही थोड़ा-सा एक चक्कर लगा के दोबारा से काम शुरू करें। हुँ। तो इससे क्या होगा कि कुछ समय के लिए जो प्रोस्टेट में जो एक लो फ्लो डेवलप हो रहा है, वो थोड़ा-सा रिलीव होगा, प्रोस्टेटिक कंजेशन थोड़ा-सा बढ़ेगा, जिससे कि प्रोस्टेट हेल्थ इम्प्रूव होगी। ओके। डॉक्टर, जैसे हमने शुरू में ना यूटीआई की बात कही जी। थी, तो क्या यूटीआई भी अगर सीवियर हो तो वो भी प्रोस्टेट इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो सकता है? जी। देखिए, यूटीआई जिसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, वो महिलाओं में, पुरुषों में, दोनों तरह से, दोनों में हो सकता है। हुँ, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड से पुरुषों में पाया जाता हाँ। है, तो जो भी प्रोस्टेट में इन्फेक्शन जाता है, उसका सोर्स यूरिन ही होता है। हुँ, तो कहीं न कहीं अगर पेशाब की थैली में इन्फेक्शन हुआ है, पेशाब में इन्फेक्शन हुआ है, तो बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि प्रोस्टेट में एक्सटेंड करेगा और आपको प्रोस्टेटिक सिम्पटम्स, यानी कि जो सीवियर सिम्पटम्स मैंने समझाए थे, या बुखार वगैरह आना शुरू हो सकता है। ओके। और जो यूटीआई है जिस हिसाब से प्रेज़ेंट करता है और प्रोस्टेट का इन्फेक्शन हुँ, अगर जिस हिसाब से प्रेज़ेंट करता है, कई बार लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जी, तो खुद से ओवर द काउंटर जा करके जी, मेडिसिन्स ले जी। लेते हैं। अगर किसी को प्रोस्टेट का इन्फेक्शन हुआ है लेकिन वो यूटीआई के लिए दवाई खा रहे हैं, तो उससे केस और सीवियर हो सकता है? जी, बिल्कुल सीवियर हो सकता है, ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट रहेगा, तो जो एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस है, वो आपकी क्रॉनिक में कन्वर्ट हो सकती है और हुँ, सिम्पटम्स लंबे हो सकते हैं और आपको परेशानी बन सकती है। एक बार क्रॉनिक में कन्वर्शन हो जाता है, तो फिर कई बार, चूँकि अंदर ऐसा नहीं है कि अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, हाँ। लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जो उसके सीक्वल रहे हैं, वो आपको परेशान कर रहे हैं, तो उनका कई बार ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है और आपको काफ़ी लंबे समय तक प्रोस्टेट के सिम्पटम्स झेलने पड़ते हैं। हुँ। तो समझाया यही गया है कि जब भी आप ऐसा महसूस करते हैं कि यूरिनरी सिम्पटम्स आ रहे हैं, हुँ, हुँ। तो सबसे पहले यूरिन का टेस्ट करवाइए। अगर आपको ऐसा है कि समय नहीं मिल पा रहा है, आप ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं या कोई आपके जानने वाले हैं जो कि आपको प्रिस्क्राइब करते रहते हैं,
तो कोशिश ये करिए कि पहले यूरिन के सैंपल्स टेस्टिंग के लिए दे दीजिए, ताकि हमारी रिपोर्ट में किसी तरह का गड़बड़ी ना हो। और फिर उसके बाद अगर हम दवाई शुरू करते हैं, तो दवाई शुरू करने का ये मतलब नहीं कि आप उनसे दवाई ले ली और काम खत्म हो गया। उनसे आप दवाई लीजिए, जो कि सीवियर सिम्टम्स आप आए हैं, अचानक से आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, तब तक के लिए उनसे दवाई लीजिए और जल्द से जल्द किसी यूरोलॉजिस्ट को संपर्क करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। ओके। इन्फेक्शन बार बार अगर आ रहा है प्रोस्टेट का, तो फ्रीक्वेंटली ट्रीटमेंट हुआ, ठीक हुआ, लेकिन फिर हो रहा है, तो क्या ये किसी और गंभीर बीमारी की तरफ इशारा होता है? देखिए, बिल्कुल किसी भी अंग में, ऐसा नहीं कि प्रोस्टेट में, अगर आपको रिपीटेड इन्फेक्शंस हो रहे हैं, बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो इस बात का पता लगाना जरूरी है कि क्या कॉज है। अगर हम हर बार इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक से ट्रीट करते रहेंगे और इन्फेक्शन बार बार होता रहेगा, तो इसको हम इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट मानेंगे। तो ये हमेशा कहा गया है कि अगर ऐसा महसूस कर रहे हैं कि पेशाब में भी बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, प्रोस्टेट में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो सबसे पहले अपना ब्लड शुगर चेकअप कराएं। ठीक है। ये डायबिटीज ऐसी बीमारी है जिसमें कि इन्फेक्शन बहुत कॉमन होते हैं। हायर ब्लड शुगर लेवल के कारण कीटाणुओं को अच्छा खाना पीना मिलता है और शरीर में परसिस्ट करते हैं। तो ये रिकमेंड किया गया है कि शुगर का टेस्ट जरूर करवाएं। बिल्कुल। अभी तक हम लोगों ने जो भी प्रोस्टेट इन्फेक्शन पे बात की, उससे आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए बहुत सारे सवालों के जवाब उनको मिल गए होंगे। हम चाहते हैं डॉक्टर, एक बार आप एज अ फाइनल गो टू होम मैसेज या ब्रीफ में जरूर बता दें कि क्या रेड फ्लैग्स देख के हम समझे कि प्रोस्टेट में इन्फेक्शन पनप रहा है और उसके लिए हमें फर्स्ट एक्शन क्या लेना चाहिए। जी देखिए, मैं एक बार फिर से इसको समराइज कर देता हूँ कि प्रोस्टेट का इन्फेक्शन यूरिन इन्फेक्शन से ही निकल के आता है, बढ़ता है। और यूरिनरी जो सिम्टम्स होते हैं, जो कि आपको शुरुआत में बार बार पेशाब जाना, पेशाब में जलन होना, पेशाब की एक फीलिंग बनी रहना लगातार, पेशाब करके आने के बाद भी ऐसा महसूस होना कि आप पूरी तरह से पेशाब खाली नहीं कर पाए हैं, ये प्राइमरी लक्षण होते हैं। और पुरुषों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आगे चल के प्रोस्टेटाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है, जिसके कि लक्षण ये तो रहेंगे ही रहेंगे, इसके साथ में बुखार आ सकता है, ठंड लग सकता है, वीकनेस आ सकती है, भूख कम हो सकती है। तो इन सबका ध्यान रखना चाहिए। और आजकल हम ये देखते हैं कि चूँकि काफ़ी सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, सोशल मीडिया होता है, तो थोड़ा बहुत जानकारी सभी को होती है। इस तरह के सिम्टम्स को इनिशियली भी इग्नोर ना करें। अगर सिंपल यूटीआई भी है तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि पुरुषों में हमेशा चांस होता है कि यूटीआई प्रोस्टेटाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है, और कन्वर्ट होगा तो सिम्टम्स सीवियर हो जाएंगे और लंबे समय तक भी बने रह सकते हैं। बिल्कुल। तो एक ही बात उनके लिए कही जाएगी कि जैसे सिम्टम्स आए वैसी डायग्नोसिस का दिमाग में रखें, तुरंत किसी यूरोलॉजिस्ट से मिले और तुरंत उसका ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्रोस्टेटाइटिस पर इतनी अच्छी खासी जानकारी साझा करने के लिए। आई एम श्योर जो भी मेल ऑडियंस हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर थोड़े बहुत भी सिम्टम्स जैसे आपने कहा कि आए, तुरंत बिना सोचे समझे पहले जाकर के डॉक्टर से मिल ले, वो आपको ज्यादा बेहतर बता पाएंगे आपके सिम्टम्स के हिसाब से। परफेक्ट। थैंक यू सो मच हमें अपना वक्त देने के लिए, एंड आई होप आपने भी सेशन को एंजॉय किया। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। ऐसे और भी सेशंस के लिए आप एनबीटी लाइव को जरूर फॉलो करिएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में प्रोस्टेट इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई और भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए देखते रहिए एनबीटी लाइव। थैंक यू।